हेलो बच्चों। मैं प्रदीप कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम नीट एग्ज़ाम के लिए सीयूटी का एग्ज़ाम है, बीएससी नर्सिंग है, जेट है, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं। और वो सीरीज में जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम हमारी जो बायोलॉजी का लेसन नंबर फिलहाल जो है 9 है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी 9 और 10 दो लेसन में समाहित किया गया है। और इन दोनों लेसन में बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांतों की, प्रक्रम की, साथ में इसका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और साथ में इसका हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो ये हम उनसे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। आज कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आए गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में जिनके आने की संभावना बनती है। तो ये आपके किसी बोर्ड एग्जाम के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम है जिसमें भी बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन चलता है, ये पार्ट चलता है, वहाँ पे भी, और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो वहाँ पे भी ये काम आता है। तो देखते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी वाले हिस्से का। शुरू करते हैं क्लास को। देखो, अपने पास में पहला क्वेश्चन आज का कि अपुनर्योजित जीवाणुओं की नीली कॉलोनी के विपरीत, अपुनर्योजी जीवाणु है उनकी नीली कॉलोनी के विपरीत जो पुनर्योजी जीवाणुओं की कॉलोनी श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि हम PUC-19 की बात कर रहे थे। और ये अपने पास में एक वाहक है, और इस वाहक में हमने दो मार्कर जीन डाले हुए थे। एक का नाम था अपने पास में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो दूसरा हमने डाला था बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब प्रेजेंट होता है किसी वाहक में, जब ये प्रेजेंट होता है और जब ये इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेप्शन नहीं हो, और जब इसको किसी जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उस जीवाणु कोशिका को, उस जीवाणु की जो कोशिका है या उसकी कॉलोनी है, उसको कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। और यदि इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में अगर हम जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर इसका निष्क्रियण हो जाता है। और निष्क्रियण होने पर अब ये कैसा, अब ये कॉलोनी लग जाता है व्हाइट कलर की। तो यानी कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर सेफ है, ये वाला जीन अगर सेफ है, तो ब्लू कॉलोनी आती है। और अगर इसमें जीन इंसर्ट कर दिया जाता है, तो फिर कॉलोनी व्हाइट आती है। और जब इसके साथ में जब जीन जुड़ जाता है, कोई वांछित जीन जोड़ दिया जाता है, तो फिर ये किस प्रकार का हो जाता है? ये हो जाता है पुनर्योजी। ये कैसा हो जाता है? पुनर्योजी। और जीन नहीं जुड़ता है तो ये कहलाता है अपुनर्योजी। पुनर्योजी प्रकार का होता है। तो लिखा भी कि अपुनर्योजी जीवाणु जो है उनकी कॉलोनी है वो नीली होती है, जबकि पुनर्योजी जीवाणु की जो कॉलोनी है वो कैसे दिखाई देती है? श्वेत कलर की दिखाई देती है। इसका नीली और श्वेत कलर की कॉलोनी दिखाई देने के जो पीछे जो रीजन है वो कौन है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। इसका जो जीन है वो है। तो फिर अगर इनको पढ़ा जाए तो देखो एक बार कि पुनर्योजी जीवाणुओं में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का निष्क्रियण हो जाता है। देखो, अपने पास ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है और पुनर्योजी जीवाणु है। पुनर्योजी जीवाणु जो है ये रहा। इन जीवाणुओं में जब इसका निष्कर्षण हो जाता है तो कैसी कॉलोनी आती है? वो श्वेत कॉलोनी दिखाई देती है। बात कर रहे हैं हम किसकी? गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। अब गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हमारे पास में जो है वो एक अल्फा प्रकार का हो सकता है, बीटा प्रकार का, तो यहाँ स्पेसिफिक बात करनी चाहिए थी। तो अभी हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अपुनर्योजी जीवाणुओं में, जो अपुनर्योजी जीवाणु जो है उनमें कौन मौजूद होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रहता है। तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनमें पाया जाएगा। तो ये जो एंजाइम है, ये जो जीन है, इस जीन की बात करते हैं, तो ये जीन पाया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो हम ये बात कर भी रहे हैं। अगला है अपुनर्जीवाणु में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निवेशन निष्क्रियण हो जाता है। ये तो हम डालते ही नहीं है। और अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निवेशन निष्क्रियण ये भी नहीं होगा। तो अपने पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जहां चर्चा होती है ना, ये इसका जवाब हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को, अपुनर्योजी को नीला और पुनर्योजी को श्वेत कलर का दिखाई देना, ये जो इसके पीछे जो हाथ होता है वो किसका हाथ होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। तो यानी कि यहाँ हम बात करें तो यहाँ केवल अपने को कौन सा पकड़ के देखना है? या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को पकड़ लेना है, क्योंकि बेटा यही तो है जो यहाँ इन दोनों में नीला और श्वेत कलर का दिखाई देने का काम करवाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अपने पास में एपुनरेज जीवाणु बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रहता है। दूसरा, डीएनए की पृथक्करण विधि के दौरान ठंडा इथेनॉल
चिल्ड एथेनॉल या एल्कोहल मिलाया जाता है। जब हम किसी सेल में से, जब उसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सबको डिग्रेड कर लेते हैं, सबका पाचन कर लेते हैं, अदर प्रोटीन्स का पाचन कर लेते हैं, आयरन का पाचन कर लेते हैं, तो फिर टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में केवल एक डीएनए बचता है, और डीएनए के लंबे लंबे धागे हैं टेस्ट ट्यूब में घूमते रहते हैं, उसमें सॉल्यूशन में फैले रहते हैं। तो सॉल्यूशन में फैले हुए डीएनए धागों को इकट्ठा करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ठंडे इथेनॉल का। और ठंडा इथेनॉल का जब जब इसको डाला जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ जितने भी जो डीएनए जो घूम रहे होते हैं, वो सारे के सारे डीएनए नीचे टेस्ट ट्यूब में आके जमा हो जाते हैं। अब ये घूमने की बजाय एक जगह भी इकट्ठे हो जाते हैं, और बिखरे हुए डीएनए का एक जगह भी इकट्ठा होना, ये घटना कहलाती है अवक्षेपण। सॉरी, ये घटना कहलाती है अवक्षेपण। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये रहा डीएनए के पृथक्करण की विधि के दौरान ठंडा इथेनॉल मिलाने पर क्या होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, क्या? डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। डीएनए को मुक्त करने के लिए कोशिका खुल जाती है, नहीं वो तो हम पहले ही कर चुके हैं एंजाइम्स के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य सरल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन जैसे ही कि हिस्टोन अलग हो जाते हैं, नहीं, वो सब एंजाइम्स की क्रिया से होंगे। यहाँ ठंडा इथेनॉल मिलाने पर केवल एक ही काम होगा, और वो कौन सा है? डीएनए का अवक्षेपित हो जाना, डीएनए का अवक्षेपण होना, इकट्ठा हो जाना। अगला अपने पास में कि जब ठंडे इथेनॉल को शुद्धिकृत डीएनए मिलाया जाता है, वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी से बिलोंगिंग है। जब ठंडे इथेनॉल को शुद्धिकृत डीएनए मिलाया जाता है तो ये अवक्षेपित हो जाता है। इसे निलंबन में पतले धागों के समूह के रूप में चित्र में दर्शाया जा सकता है, और यह विधि कहलाती है। अगर हम इसके धागों को, पतले धागों को समूह के रूप में अगर कहीं दर्शा सकते हैं, तो ये विधि क्या कहलाएगी? ये विधि क्या कहलाएगी बेटा? ये विधि कहलाती है डीएनए स्पूलिंग। यानी कि डीएनए बैंड्स नहीं, डीएनए बैंड बनेंगे नहीं, वो तो तब बनेंगे जब डीएनए अलग अलग जगह पे जाके जमा होगा। अभी क्या डीएनए का रिकॉग्निशन करना, नहीं वो नहीं होगा। पहचान करना, नहीं। तो यानी कि यहाँ हमारे पास में जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? डीएनए स्पूलिंग करना। कौन सा? अगर डीएनए को, डीएनए के पतले धागों के समूह के रूप में अगर चित्र में दर्शाते तो डीएनए स्पूलिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? ये कह रहा है कि अपने पास में प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड क्या होता है? हमने कहा कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इसके अगर विशेषताओं की बात की जाए तो बेसिकली ये बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दोहरी श्रृंखला वाला डीएनए होता है, एक बात। दूसरी बात, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब कि अपना रेप्लिकेशन खुद ही कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इसे हम एक सेल से, किसी बैक्टीरिया की एक सेल से निकाल करके किसी दूसरी सेल में आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तभी तो हम इसका किसके रूप में यूज करते हैं? तभी तो इसका हम वेक्टर के रूप में, या हम कहें कि वांछित जीन को ट्रांसफर करने के लिए वाहक के रूप में यूज करते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होंगी। और दूसरी बात, चक्रीय तो चक्रीय प्रकार का होता है, वो तो दिखाई दे ही रहा है। तो ये रहा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सही बात है। वर्तीय संरचना होती, सर्कुलर संरचना होती, ये बात भी सही है। स्थानांतरण योग्य होते हैं, तभी तो हम इनका वाहक के रूप में यूज करते हैं। ये एकल रज्जु के होते हैं, नहीं, एकल रज्जु के नहीं होते हैं, ये होते हैं, मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। तो ये इसका जवाब है, वो गलत हो जाएगा। तो मीन एक अभिलक्षण नहीं है, वो कौन सा होगा? एकल रज्जु की डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बना भी रखा हमने। और ये रहा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अगला है, किस विधि द्वारा आजकल यह संभव हो गया कि जंतु तथा पादपों के ऐच्छिक लक्षणों के साथ संग्रहित किया जा सकता है? तो यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम किसी जंतु में या किसी पादप में हम किसी एक जीव से जीन निकाल करके दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे में जिसका यूज किया जा सकता है, और एक संकरित प्रकार का जीव बना सकते हैं, पादप बना सकते हैं, जंतु बना सकते हैं। तो ये विधि हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो तो दिखने पे भी समझ में आ ही जाएगा कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की बात करते हैं। यही वो अपने पास में एक टेक्निक है जिसमें हम जीवों को संकरित बना देते हैं, मीन एक जीव का डीएनए निकाल करके दूसरे में डाल दें और उससे एक नया डीएनए जीव बना लेते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी। गुणसूत्र अभियांत्रिकी वो केवल गुणसूत्रों संबंधी होगा, नहीं हम जीव से जीव को संकरित कर रहे हैं। फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, वो अपने को पता ही है कि किसी अनभिज्ञ की पहचान करना है, रोगों की जांच कर, सॉरी, एक माता पिता के जो बच्चे हैं उनके जो मैच हैं उनको करवाना होता है, तो उस आधार पे हम फिंगरप्रिंट यूज करते हैं। ऊतक संवर्धन में हम छोटे से भाग के ऊतक से हम नई पादप बनाते हैं, ये ऊतक संवर्धन। तो पहला ही जवाब हो जाएगा अपने पास में कौन सा? आनुवंशिक अभियांत्रिकी।
निम्न में से कौन से एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं? तो डीएनए से न्यूक्लियोटाइड हटा रहा है, और वो भी कहाँ से हटा रहा है बेटा? वो सिरों से हटाता है। और हमने सिरों से हटाने वाले, न्यूक्लियोटाइड को हटाने वाले जो एंजाइम है, या किसी डीएनए को काटने वाले एंजाइम है, हमने उनको कहा था न्यूक्लियस एंजाइम। क्या नाम दिया था हमने? न्यूक्लियस एंजाइम। और न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा था कि जब डीएनए को सिरे से काटेगा, जब तो वो एक्सोन्यूक्लियस है, और जब वो अंदर से काटेगा तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और ये हम सिरों से काट रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को हटा रहे हैं, तो इसका अपने पास में एंजाइम जवाब हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये इसका जवाब रहेगा। अगला, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में वायरल वेक्टर के माध्यम से, वायरल वेक्टर के माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? अपने पास में ये कोई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई वायरस है, जैसे कि अपने पास में बैक्टीरियोफेग वायरस है। ये बैक्टीरियोफेग वायरस इसके ऊपर आता है, इसमें संक्रमण करता है, अपना डीएनए इसमें डालता है, और उसके बाद में इसमें नया वायरस बना के, ये वायरस जब अगले बैक्टीरिया के पास जाता है, नया यहाँ बनने वाला वायरस जब अगले किसी बैक्टीरिया को वापस से जाके संक्रमित करेगा, तो फिर इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसको अपने साथ जोड़ करके इस बैक्टीरिया में, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है, यहाँ ले आता अपने डीएनए के साथ में। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरल वेक्टर, ये जो वायरल है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो वायरस यूज कर रहे हैं, ये वायरस वेक्टर का काम करेगा। तो ये विषाणु जो है, इस वेक्टर के माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये जो घटना है अपने पास में, वायरस से किसी एक जीवाणु दूसरी जीवाणु में डीएनए को स्थानांतरित करना, जेनेटिक मेटेरियल को ट्रांसफर करना, ये जो टेक्निक है, इसको हम हिंदी की भाषा में कहें तो इसे कहा जाता है पारकर्मण, और अंग्रेजी की भाषा में कहें तो इसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। इसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन, और ये पहला ही अपने पास इसका जवाब हो जाएगा। कॉन्जुगेशन में दो जीवाणु एक दूसरे के साथ सीधे ही कॉन्जुगेशन नाल की सहायता से जुड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मेटेरियल को किसी माध्यम के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाता है। और तीसरा ट्रांसलेशन, नहीं, ये तो अपने पास में एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो ट्रांसलेशन है। तो इसका जवाब अपने पास में क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन। और भाई इसको हिंदी में याद रखना चाहें तो ये हो जाएगा पारकर्मण। अगला है, एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए अणुओं के पृथक्करण की संकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ये कहा था कि जब हम जेल पट्टिका में, जब हम डीएनए सैंपल लोड करने के बाद में, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो डीएनए है सेपरेट हो जाते हैं। और डीएनए सेपरेट होकर के किस में आ जाते हैं? जेल में। और ये यहाँ पर आके डीएनए जो है वो किसके रूप में आके जमा हो जाते हैं बेटा? बैंड्स के रूप में जमा हो जाते हैं। और इस जेल में पाई जाने वाले डीएनए बैंड्स को अगर देखना है, तो देखने के लिए हमने ये कहा था कि इसमें पाई जाने वाले डीएनए जो है, जो बैंड है, इनको देखना है तो सबसे पहले हमें एक स्टेन है, उससे इसको स्टेन करना पड़ेगा, जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड से, यानी कि इसको सॉरी स्टेन करने के बाद में फिर हम इसका यूज करते हैं, किसका? फिर हम इसका यूज करते हैं यूवी रेज का। और यूवी रेज का यूज करके हम इन डीएनए को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, मीन इसको उद्भासित करते हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ आराम से चमकीले नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती है। वो अपने क्वेश्चन भी है ना, वो है भी ना, कि इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करने पर डीएनए की जो पट्टियां कैसी दिखाई देती हैं? तो चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। तो इस आधार पे कहें तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेथड था वो ये है। तो अगर इस आधार पे देखें तो कौन सा फिर कथन सही है? देखें एक बार, डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जाता है। डीएनए को दृश्य प्रकाश में नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य प्रकाश नहीं, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में देखा जा सकता है, ये नहीं होगा। डीएनए को दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश के बिना रंगे देखा जा सकता है, नहीं, रंग करके दृश्य प्रकाश के बिना हम देखें ऐसा नहीं है, वो चाहिए अपने को। और इसका सीधा जवाब अपने पास में है कि ये रहा, इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा हुआ डीएनए। इथिडियम ब्रोमाइड से पहले डीएनए को अभिरंजित करेंगे और उसके बाद में अल्ट्रावायलेट प्रकाश से उसका क्या करेंगे? एक्सपोजर करेंगे, अनावरण करेंगे, तो हम देख सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो सीधा ही क्या आ जाएगा? इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा हुआ डीएनए को यूवी प्रकाश के उद्भासित करके हम देख सकते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा हुआ डीएनए, दृश्य प्रकाश तो आएगा ही नहीं, ये तो रहेगा ही नहीं। कलर ये याद रखना, स्टेन रहेगा इथिडियम ब्रोमाइड, लाइट चाहिए यूवी रेज, और यहाँ जब एक्सपोजर आता है, जब ये उद्भासित होते हैं, तो फिर ये डीएनए जो बैंड है ये
कैसी? चमकीली नारंगी पट्टियां, या हम कहें कि चमकीली नारंगी बैंड, चमकीली नारंगी पट्टी या बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। ये याद रखना, ये आगे सवाल पूछा जा सकता है कोई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन दर्शाता है। देखो, रेस्ट्रिक्शन का सीधा सीधा मतलब है प्रतिबंधन, और प्रतिबंधन का मतलब है रोक लगाना, किसी के काम को रोकना। और हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने कहाँ खोजा है? हमने बैक्टीरिया में खोजा। और बैक्टीरिया में एंजाइम पाई जाते हैं, तो ये काम क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया में पाई जाने वाली इन एंजाइम्स का काम होता है प्रतिबंधन लगाना या रोक लगाना। सवाल ही रोक किस पे लगाते हैं? तो ये रोक लगाते हैं इस बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले, इस बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जो वायरस हैं, उन वायरस की इस बैक्टीरिया में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि पर ये क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। तो जीवाणु की कोशिका में पाई जाने वाले जो एंजाइम है, जो उसको संक्रमित करने वाली विषाणु जो है, उनकी वृद्धि पे रोक लगाने वाले जो एंजाइम है, वही हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या प्रतिबंधन एंजाइम है। हमने कहा कि प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया में पाई जाएंगे। दूसरी बात, वायरस के डीएनए के अगेंस्ट काम करते हैं, उसकी वृद्धि को रोकते हैं। तो ये बात की जाए तो बैक्टीरिया की अपनी आपकी, बैक्टीरिया जो सेल है उसकी अपनी सेल डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी जो सेल डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद की सुरक्षा करने की, कोशिका की सुरक्षा करने की एक मैकेनिज्म है। तो देखें, एंजाइम द्वारा डीएनए में फॉस्फोड डाइएस्टर बंध का टूटना ये नहीं है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने कहा प्रतिबंध लगाना। तो होस्ट बैक्टीरिया द्वारा, सॉरी, केवल विशिष्ट स्थान पर डीएनए को काटना, हाँ ये ठीक है, हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि विशिष्ट होना, तो यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बेसिकली कौन सी प्रकृति के एंजाइम होते हैं? न्यूक्लियस प्रकृति के एंजाइम होते हैं। और न्यूक्लियस एंजाइम तो फिर क्या करता है? विशिष्ट स्थान पे काटने के बजाय बाहर से भी काट सकता है, सिरे से भी काट सकता है, अंदर अंदर भी जाके काट सकता है डीएनए को, और विशेष स्थान से भी काट सकता है। तो ये एक अकेला तो ये नहीं होगा। अगला है होस्ट बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन को रोकना, यानी कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसका गुणन, और गुणन का मतलब क्या? कि वृद्धि को रोकना। तो होस्ट बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियोफेग क्या है? एक विषाणु है। तो इस विषाणु की वृद्धि को या इसके गुणन को रोकना जो होता है वो क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन दर्शाता है। और इसी के बेस में हमने इस एंजाइम का नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका जवाब हो जाएगा अपने पास में होस्ट बैक्टीरिया द्वारा विषाणु में मल्टीप्लिकेशन को रोकना। अगला है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु को बनाने में आवश्यकता नहीं होती है। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, केवल क्या बनाना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए बनाना है तो पहले तो अपने को दो अलग अलग डीएनए चाहिए। डीएनए डीएनए नहीं, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट चाहिए। एक सेगमेंट हमारे पास में जैसे ए है तो दूसरा सेगमेंट कौन है? बी है। तो दो डीएनए के सेगमेंट चाहिए अपने को। तो ये रहा, किसकी आवश्यकता होती? डीएनए खंडों की आवश्यकता होती। ये जो दोनों डीएनए खंड है ये किसी डीएनए से निकाल के लेके आएंगे। तो डीएनए से निकालने के लिए फिर हमें इससे पहले किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आवश्यकता भी होती है। और इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये भी चाहिए। आवश्यकता किसकी नहीं होगी? ई कोलाई की। ई कोलाई का जब यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे होस्ट के रूप में, और किसके लिए इसका यूज करते हैं हम? ये जो जीन जो होते हैं इनकी क्लोनिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो ये तीन चाहिए, ई कोलाई नहीं चाहिए। इसलिए इस सवाल का हमारा जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ई कोलाई जीवाणु, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणु निम्नलिखित में से किस आधार पर पृथक होते हैं? एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं, डीएनए अणुओं को जब पृथक किया जाता है तो किस आधार पर करते हैं? तो ये रहा, हमने कहा था कि जब जेल पट्टिका में, थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि जेल पट्टिका में जब डीएनए सैंपल को लोड कर लिया जाता है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इसको किस में रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये जो डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट जो है ये पृथक होते हैं। तो ये किस आधार पे होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि डीएनए अणु है, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हमने कहा था कि डीएनए के जो सेगमेंट, जो खंड सबसे छोटे होंगे वो सबसे तेज दौड़ते हैं, और जो डीएनए के खंड सबसे लंबे होंगे वो सबसे धीरे दौड़ेंगे, यानी कि मूवमेंट करेंगे, उनका ट्रांसलोकेशन होगा। तो फिर यहां जब हम छोटे सबसे आगे जा रहे हैं, लंबे सबसे पीछे रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि ये
इस तरीके से जमा होते चले जाएंगे, अपनी लंबाई के आधार पर ये जमा होते चले जाएंगे, सबसे छोटे आगे सबसे लंबे पीछे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये केवल आकार के आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, इनको पृथक होते हैं। ये रहा, केवल किसके आधार पे, हाँ आवेश की सहायता से होंगे, चार्ज की सहायता से होते हैं, तो केवल चार्ज के बेस पे नहीं, चार्ज के बेस पे होते तो सारे के सारे जितने नेगेटिव डीएनए सारे पॉजिटिव पोल की ओर जाके जमा हो जाते, सारे के सारे चले जाते, एक भी नहीं रुकता, सारे एक ही बैंड बनाते। लेकिन अलग अलग जो बैंड बनाते हो किसके आधार बनते हैं, लंबाई के आधार पे, आकार के आधार पे। तो केवल क्या हो जाएगा, केवल आकार के आधार पे। अगला है डीएनए शुद्धिकरण के दौरान किस एंजाइम का उपयोग पादप कोशिका को उपचारित करने में किया जाता है। अगर हमें किसी कोशिका से डीएनए निकालना है तो उसके लिए हमें कई सारी एंजाइम चाहिए, और हम किसकी बात करें, पादप कोशिका से यदि अपने को किसी यानी कि डीएनए को निकालना है, डीएनए का शुद्धिकरण करना है, आइसोलेशन करना है, तो हमें जिस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी वो एंजाइम कौन सा है, तो एक बार देखो, लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हमें चाहिए किसके लिए बेटा, बैक्टीरिया के लिए। सेलुलेज ये किसके लिए चाहिए, ये प्लांट सेल से निकालने के लिए। काइटिनेज किसके लिए चाहिए, ये चाहिएगा फंजाई के लिए। और लाइगेज एंजाइम ये तो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ये दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने का काम करता है, शुद्धिकरण में काम नहीं आता है। तो डीएनए शुद्धिकरण के लिए पादप का पूछा तो फिर अपने पास में कौन सा एंजाइम हो जाएगा, सेलुलेज। और आपको पता है कि सेलुलेज एंजाइम जो है वो जब तक पादप कोशिका की भित्ति को डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक हम उसमें डीएनए कैसे निकाल पाएंगे। तो पादप की कोशिका से जब अपने को डीएनए निकालना हो तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति का तोड़फोड़ करवाते हैं, और कोशिका भित्ति की तोड़फोड़ करवाने के लिए हमें कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, सेलुलोज की। तो इसका जवाब हो जाएगा सेलुलोज। अगला है पीसीआर तकनीक को लोकप्रिय बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया। पीसीआर जो तकनीक है ये लोकप्रिय क्यों बनी और कैसे बनी, इसमें किसने योगदान दिया इसको लोकप्रिय बनाने के लिए। तो पीसीआर तकनीक को लोकप्रिय बनाया गया, अपने को एक बात पता है कि एक बार देख लेते हैं, पीसीआर टेक्निक है ना, इसमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, और डीएनए पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो फिर इसमें डीएनए पॉलीमराइजेशन में काम आने वाले जितने भी घटक है वो सारे चाहिए। और पीसीआर जो है वो, पीसीआर जो है वो किसके बेस पे काम करता है, वो टेम्परेचर के बेस पे काम करता है। मीन इसमें टेम्परेचर चाहिए हाई, मॉडरेट, लो, ये टेम्परेचर चाहिए अपने को। और इसमें हाई टेम्परेचर लगभग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसमें हाई टेम्परेचर देखा जाता है। और इतने टेम्परेचर पे काम करने वाला अपने को क्या चाहिए, जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर सके, हमें वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। और वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब हमने खोजा, जब हमने काम में लिया, और जब उसने डीएनए का रेप्लिकेशन में इस टेम्परेचर पे करके दिया, हाई टेम्परेचर पर डीएनए का रेप्लिकेशन करके दिया, तब पीसीआर मजेगा, तब पीसीआर ने हमें काम देना शुरू किया, तब मजा आने लगा। तो इसलिए पीसीआर जो टेक्निक है उसको वो तब सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई, या लोकप्रिय करने में जिसका योगदान रहा वो उस एंजाइम का रहा जो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करता है। सीधी भाषा में बात करें तो ये रहा। तो डीएनए टेम्पलेट का आसानी से उपलब्ध होना ये तो हो ही जाते हैं, ये उपलब्ध होना ये तो कहीं पे कैसे भी हो सकते हैं। सिंथेटिक प्राइमर्स का उपलब्ध होना ये भी हम ले सकते हैं, ये भी बन ही सकते हैं। सस्ते डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का उपलब्ध होना ये भी ठीक है। लेकिन ये जो थर्मोस्टेबल जो डीएनए है ये सारे तो ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कैसा था, थर्मोस्टेबल, मीन जो हाई टेम्परेचर पे स्थायी रूप से काम करने वाला जो एंजाइम था, जब ये मिला तब जाके पीसीआर आसानी से काम करने लगा। इसलिए हम पढ़ते भी ना, थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं जिसको टैग पॉलीमरेज कहा जाता है। तो टैग पॉलीमरेज जैसे एंजाइम जब आए तब जाके ना हम क्या कर पाए, इसको लोकप्रिय बना पाए। तो ये हो जाएगा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को उपलब्ध होना, ये उपलब्ध हुआ तब जाके लोकप्रिय हुआ। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हीट शॉक विधि का महत्व निम्नलिखित में से किसे सुगम बनाना है। देखो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हीट शॉक मेथड, अपन जब बैक्टीरिया के अंदर जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए हमें 4 स्टेप्स में काम करना होता है। कैसे, सबसे पहले अपने को बैक्टीरिया की सेल को किस में रखना पड़ा था, डाई कैटाइन आयन में, और डाई कैटाइन आयन जैसे था वो कौन था अपने पास में, कैल्शियम। फिर उसके बाद में हमने किसको रखा इस पे, लो टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर के बाद में इसको किस पे रखा, हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर के बाद में एक बार फिर से इसको किस पे रखते हैं, लो टेम्परेचर पे। तो कैल्शियम जो आयन है इसकी तो हमने पढ़ा था, कैल्शियम आयन जो है वो कोशिका भित्ति को उस वो जो है उसमें पोर्स बना देता है,
ताकि उसमें डीएनए आसानी से ट्रांसफर हो सके। पोर जो है उनको बड़ा कर देता, बड़े छिद्र बना देता है। और अब जो सेल वॉल के बाहर जो पड़ा हुआ जो डीएनए, उस डीएनए को अगर अंदर ट्रांसफर करवाना अपने को, अगर अंदर लेके जाना है, तो फिर अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा हीट सोक। हीट सोक, और हीट सोक का मतलब ये है कि तापमान का भारी झटका देना, लोकल भाषा में बात करें तो तापमान का भारी झटका देना। और तापमान का भारी झटका कब लगता है, जब एक बार हम ठंड में रहें और फिर भयंकर तरीके से टेम्परेचर में जाएं, फिर वापस हम ठंडे में आ जाएं। तो गांव की भाषा में कहते हैं सर्द जुकाम होना। तो वो जो होता है वो कैसे होता है, जब हम अचानक से गर्मी से सर्दी में जाते हैं, सर्दी से गर्मी में आते हैं, टेम्परेचर जब अचानक से कम से ज्यादा, ज्यादा से कम में बदलते हैं, तो फिर बदल ही जाते हैं अपन। तो ये यहाँ पे है हीट शॉक का मतलब क्या है कि टेम्परेचर का झटका देना। और क्या पहले उसको लो टेम्परेचर पे रखना, फिर हाई पे रखना, फिर वापस लो टेम्परेचर पे ले आना। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीट शॉक। मैंने कहा कैल्शियम आयन तो पोर बना के देगा, और हीट शॉक मेथड है वो क्या करता है, वो डीएनए को ट्रांसफर करवाता है, डीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो देखिए बात, कोशिका भित्ति से डीएनए को जोड़ना नहीं, वो ट्रांसफर करने का काम करेगा, जोड़ेगा नहीं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम से डीएनए को ग्रहण करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है, ये भी नहीं होगा। हाँ, जीवाणु कोशिका में ट्रांजिएंट पोर्स के माध्यम से डीएनए ग्रहण करना, ये है ट्रांजिएंट पोर। हीट शॉक हम तब देते हैं जब हम पहले किसको यूज कर लेंगे, कैल्शियम आयन की सांद्रता में रख लेंगे। जब कैल्शियम आयन का यूज करेंगे तब वो जाके उसमें क्या बनेंगे, ट्रांजिएंट पोर, और उसके माध्यम से डीएनए ग्रहण किया जाएगा। तो पोर के माध्यम से जब हम डीएनए को ग्रहण करवाते हैं, तब जाके क्या, तब कौन सी विधि काम में लेते हैं हम, हीट शॉक मेथड। और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन की अभिव्यक्ति, ये तो होगा ही नहीं। तो अपने पास जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, कि जीवाणु कोशिका भित्ति में ट्रांजिएंट पोर के माध्यम से डीएनए ग्रहण करना। पोर बनेंगे फिर वो ग्रहण करेगा, बिना पोर बने ग्रहण नहीं करेगा। और वो भी किसमें, मैंने कहा पोर बनेंगे, पोर किसमें बना रहे हम पहले, पोर बनेंगे सेल वॉल में। और जब सेल वॉल में पोर बनेंगे तो बाहर पड़ा हुआ डीएनए अपने को सेल वॉल के अंदर ट्रांसफर करना है, ना कि प्रोटीन यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जीव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्रोत नहीं है। देखो हमने एक बात पढ़ी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। इसका मतलब ये कि अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, तो उसमें संभावना बनती है कि उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाएगा। और बैक्टीरिया के अलावा अगर है तो फिर उसमें संभावना बनती है कि बैक्टीरियोफेग वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है शायद नहीं पाई जाए। और यहाँ अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया ढूंढे हम, और बैक्टीरिया आसानी से ढूंढे भी जा सकते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा याद करो, HIND सेकंड और थर्ड, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाले गए। एस्टेरेसिया कोलाई याद करो, एंजाइम तो पढ़ा ही हुआ अपने का, इकोआर फर्स्ट। और उसके बाद में बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस, ये कौन सा था, BAMH फर्स्ट। और ये रहा एंटमीबा कोलाई। और एंटमीबा कोलाई जो है, इसका अपने पास कोई है नहीं ऐसा, ये है ई कोलाई है, एस्टेरेसिया कोलाई, एंटमीबा कोलाई, इसका भी एंटमीबा वही से शुरू होता है, कोलाई है उसी से। लेकिन बात की जाए, ये तीनों जो है, ये तीनों हमने पढ़े भी हैं। और ये तीनों अगर बात की जाए ना, जिस बेस पे अपन सेपरेट कर सकते हैं, तीनों तो क्या है, बैक्टीरिया। और जो एंटमीबा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का। और आपने पढ़ा भी तो है, एंटमीबा हिस्टोलाइटी का, अमीबिस अमीबिस इस नाम का डिजीज कोज करने वाला जो बैक्टीरिया है, एंटमीबा हिस्टोलाइटी का, तो वो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। तो ये उस एंटमीबा की एक स्पीसीज है, तो वो किससे बिलोंगिंग है, प्रोटिस्टा से। तो बैक्टीरिया से मिलेगा, प्रोटिस्टा से नहीं। तो ये इसका जो स्रोत नहीं है वो कौन हो जाएगा, एंटमीबा कोलाई। ये प्रोटिस्टा का जो एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, पीसीआर अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पद टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। किसकी बात करें हम, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये कौन सी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है पीसीआर में। तो देखो हमने कहा पॉलीमरेज एंजाइम है, तो सीधी सी बात है, पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करना, बहुलकीकरण करना। और एक बात और है, जब डीएनए का बहुलकीकरण करेगा, जब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ करके जब बहुलकीकरण करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इसको आवश्यकता पड़ती है किसकी, इसको आवश्यकता पड़ती है बेटा किसकी, आरएनए प्राइमर्स की आवश्यकता पड़ती है। जब इसको किसी डीएनए के ऊपर, किसी डीएनए सेगमेंट पे जब इसको क्या मिल जाएगा,
जब इसको आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ मिल जाएगा तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ता रहेगा और डीएनए बनाता रहेगा और पॉलीमराइजेशन चलता रहेगा। ये रहा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कोई भी है, वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलकीकरण करता है और आरएनए प्राइमर के किधर से 3 प्राइम एंड है वहां से बहुलकीकरण करेगा। तो फिर 3 प्राइम एंड आपका जो 3 प्राइम एंड है उसका क्या करता है, उसका दीर्घीकरण करता है, उसका एक्सटेंशन करता है, उसका विस्तारीकरण करता है। तो इस आधार पर देखें तो ये रहा कि पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। टेम्पलेट डीएनए का विकृतीकरण नहीं करेगा, वो तो हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा अपने को, डिनेचुरेशन। डीएनए टेम्पलेट के लिए प्राइमर की एनिलिंग करना वो लो टेम्परेचर पे होता है, इसमें एंजाइम का योगदान है ही नहीं। हाँ, डीएनए टेम्पलेट पर प्राइमर सिरों का विस्तार करना, आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड का विस्तार करना, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम का काम होगा। तो ये अपने पास इसका जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीसीआर तकनीक के खोजकर्ता, भारी घूमना फिरना नहीं है, सिंपल सा जवाब अपने पास में, हमने पढ़ा भी है कि 1983 में पीसीआर टेक्निक है वो दी गई, और किसके द्वारा दी गई? तो वो सीधा से एक नाम हम पढ़ते हैं साफ सुथरी भाषा में, और बड़ा सुंदर नाम है तो वो तो याद होना भी चाहिए। एक ही नाम है, वो कौन सा है? कैरीमुलिस। मुझे इसमें समझाने की आवश्यकता तो कोई पड़ेगी नहीं। तो कैरीमुलिस जो है जिन्होंने पीसीआर की खोज की थी, तो इसके लिए, इस पीसीआर तकनीक के विकास के लिए कैरीमुलिस को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है कि रिकोमिनेंट डीएनए तकनीक में जीवाणु कोशिका को रिकोमिनेंट लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए कहाँ रखा जाता है? ये क्वेश्चन हम पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं हीट सोक मेथड बता रहा था तो वहां पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हीट सोक मेथड मैंने जहां डिस्कस किया है तो वहां मैंने कहा कि जीवाणु की कोशिका जो है वो किसी डीएनए को कोशिका भित्ति के अंदर की ओर ले सके, कोशिका भित्ति के अंदर ट्रांसफर करवा सके, तो फिर उसमें अपने को पोर बनाने होंगे। पोर बनाने के लिए हमें किसके साथ रखा जाना होता है? जीवाणु को अपने को, मैंने कहा डाइकैटाइन, द्विसंयोजी धनायन जो है उसके साथ रखना जरूरी होता है। और द्विसंयोजी धनायन के साथ रखा जाएगा तो द्विसंयोजी धनायन हमने कौन सा यूज किया था? मैंने एग्जाम्पल लिखा भी था, तो वो एग्जाम्पल लिखा था तो याद करो, और इसका जवाब तुम खुद ही देख लेना, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। अगला है, रिकोमिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वांछित उत्पादों को बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जैव रिएक्टर्स की, जिनको हम कहते हैं बायो रिएक्टर्स। और बायो रिएक्टर्स हैं, इनके द्वारा वांछित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। किसके अंतर्गत उत्पादित किया जाता है? जो उत्पाद जो आएंगे वो उत्पाद किसके अंतर्गत अपन प्राप्त करते हैं? तो जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो उत्पाद प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि काम में आएगी? क्षालन? नहीं, वो तो अपने पीछे पढ़ा था कहीं पे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल होता है करने के बाद में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में जेल में से अपने को डीएनए सेगमेंट को बाहर निकालना, क्षालन है। हाँ, बायोमोनिटरिंग, ये भी नहीं होगा। अनुप्रवाह संसाधन है, वो तो पहले हम उत्पाद तो प्राप्त करें बाद में करेंगे अनुप्रवाह संसाधन। तो फिर अपने पास में यानी कि यहाँ जितने काम होते हैं बायो रिएक्टर में, जितने काम होते हैं वो सब किसके बेस से चलते हैं? एंजाइम्स के बेस पे। वहां पे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, तो फिर वहां कौन सा काम चलता रहेगा बेटा? एंजाइमेटिक क्रियाएं चलती हैं। एंजाइम्स के बेस पे वहां क्रियाएं चलती हैं, जिससे एक जो अपने पास में रूपांतरित प्रकार का जो जीव है, जीवाणु है, वो आसानी से वहां उत्पाद देता रहता है। अगला है, विलोडन जैव रिएक्टर यानी कि बायो रिएक्टर सामान्यतः कैसे होते हैं? विलोडन प्रकार के जो बायो रिएक्टर होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो विलोडन प्रकार के बायो रिएक्टर किस प्रकार के होंगे? तो ये यहाँ सीधा सा जवाब है, आप देख लेना, नहीं तो बता ही देता हूँ। कौन सा होगा? गोलाकार प्रकार के होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, बेलनाकार प्रकार के होते हैं, बेलनाकार होंगे, तो ये इसका सीधा जवाब रहेगा। अगला है, आटे के फूलने का कारण क्या होता है? अगर हम आटे के फूलने के कारण को देखें तो एक मैकेनिज्म इसमें होनी चाहिए, वैसे है नहीं इसमें। देखो, आटे को जब भी कभी फुलाना हो अपने को, तो आटे को फुलाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा? हमें बैक्टीरिया का यूज करना होता है। आटे को फुलाने के लिए बैक्टीरिया का यूज करना होता है। तो बैक्टीरिया फिर करता क्या आटे में? तो बैक्टीरिया जो है आटे के अंदर जाएगा और वो वहां पर एक प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, जिसका नाम है किण्वन फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के दौरान वो क्या पैदा करता है? CO2 पैदा करता है। और जब आटे के अंदर CO2 बनेगी, आटे में CO2 बनती है, तो आटा क्या होता है बेटा?
आटा फूलता है। आटा क्या करेगा? आटा उस समय फूलता है, और जब आटा फूलेगा तो फिर वो CO2 बनने की वजह से होगा। तो CO2 का जो बनना है वो आटे के फूलने का कारण बनेगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो इसी लेसन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह रहे हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं, हम उनको अगली क्लास में लेके आते हैं। ये तो थे अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी के प्रक्रम, यानी कि सिद्धांत से और प्रक्रम से प्रोसेस है। अपने पास में इससे संबंधित जो क्वेश्चन बचते हैं वो बचेंगे इसके एप्लीकेशन को लेकर ना। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका एप्लीकेशन क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो टेक्निक क्या है, उसमें क्या किया जाता है। तो दो टॉपिक अपने पास बचे हैं अभी, तो एप्लीकेशन और दूसरा है प्लांट टिश्यू कल्चर। इन दोनों की चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं। तो जुड़े रहिए, आप इनको साथ साथ देखते रहिए, ये आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। और अगर आप सच में अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, CUT का एग्जाम अगर आपको देना है, BSc नर्सिंग है, जेट है, अगर इनका एग्जाम देना है तो ये इन सबके सिलेबस में आएगा। और मैंने कहा कि पहले कहा था कि बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षाएं जो भी चल रही हैं, जो भी आने वाली हैं, जो मार्च में संभावित है, राजस्थान बोर्ड की या अदर किसी बोर्ड की, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है। तो ये आपके फायदेमंद होंगे, आप जुड़े रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।